गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मैं जया सिंह। आज मैं आपको क्लास 10th में भारत और समकालीन विश्व का 5वां अध्याय, जिसका नाम है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, पढ़ाऊंगी। बच्चों, इस लेसन में मैं आपसे मुद्रण संस्कृति के बारे में बात करूंगी, जिसे हम प्रिंटिंग के नाम से जानते हैं, कि किस तरह से हमारे देश में या विश्व के अन्य देशों में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई थी, किताबें छपनी शुरू हुई थी, और अगर किताबें नहीं छपती थीं तो उसके पहले की स्थिति क्या थी। बच्चों, आइए हम अपनी शुरुआत करते हैं। मुद्रण संस्कृति हमारे सामाजिक जीवन को बहुत प्रभावित करती है, और जब हमारे यहाँ छपी हुई सामग्री नहीं थी तो उस जीवन की कल्पना करना भी अपने आप में एक आश्चर्यजनक घटना है। हम अपने आम जनजीवन में पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, किताबों, नाट्य कार्यक्रमों, कैलेंडर, डायरी, विज्ञापन, सिनेमा, पोस्टर आदि देखते रहते हैं। और आप ये इमेजिन करिए कि जब ये चीज़ें नहीं थी हमारे पास, तब हम अपना जीवन कैसे व्यतीत करते थे। तो बच्चों, जब प्रिंटिंग का आविष्कार हुआ, उसके बाद से हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए और वो परिवर्तन किन किन दौरों से गुजरा, मैं आज आपसे इसकी चर्चा करूंगी। मुद्रण, जिसे हम प्रिंटिंग मटेरियल भी कहते हैं, इसकी सबसे पहले शुरुआत चीन, जापान और कोरिया में हुआ, और यह एशिया से शुरू होकर यूरोप में पहुंचा, फिर यूरोप से होता हुआ भारत में आया था। आप सभी जानते हैं कि चीन, जापान और कोरिया एशियन कंट्रीज़ हैं, और लेकिन यहाँ से जो प्रणाली विकसित हुई मुद्रण की, वो यूरोप होते हुए भारत आई थी। तो आइए बच्चों, हम इस प्रिंटिंग की यात्रा का आनंद लेते हुए कुछ जानकारी हासिल करते हैं। बच्चों, सबसे पहले 594 ईस्वी में चीन में इसकी शुरुआत हुई थी। मैंने आपको बताया था, चीन में स्याही लगे काठ के ब्लॉक, ये लकड़ी के ब्लॉक होते थे, या तख्ती पर कागज़ को रगड़कर किताबें छापी जाने लगी थीं, और यह छपाई हाथ से होती थी। जैसे हम लोग किसी पेपर पे मुहर लगवाते हैं ना, तो मुहर बना बनाया होता है और स्याही में डुबोकर फिर कागज़ के ऊपर हम उसको लगाते हैं। उसी तरह ये ब्लॉक्स भी होते थे जो काठ से बने होते थे। इसके अलावा पारंपरिक चीनी किताब एक कॉर्डियन शैली में बने होते थे। इसमें क्या होता था कि किनारों को मोड़ मोड़ कर और इन्हें सिल दिया जाता था, ताकि ये बिल्कुल सुरक्षित हो जाते थे। बच्चों, इन किताबों का सुलेखन या खुशनवीसी, ये नया शब्द है, इसको ध्यान दीजिएगा, जिसे इंग्लिश में कैलीग्राफी भी हम कहते हैं, करने वाले लोग दक्ष सुलेखन या खुशखत होते थे, जिनकी राइटिंग बहुत सुंदर होती थी, उनसे ही लिखवाया जाता था। ये हाथ से सुंदर सुडौल अक्षरों में कलात्मक ढंग से लिखाई करते थे। बच्चों, एक लंबे अरसे तक छपी हुई सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन था। चीन में ही सबसे पहले सिविल सेवा परीक्षा आरंभ हुई थी। सिविल सेवा परीक्षा जो हमारे देश में भी होती है, जिससे हमारे आईएएस, आईपीएस चुने जाते हैं, तो उस तरह की परीक्षा सबसे पहले पूरे विश्व में चीन में ही हुई थी। और इन परीक्षाओं में जो परीक्षार्थी पास होते थे, उन्हें नौकरी मिलती थी, उन्हें उच्च पदों पर आसीन किया जाता था। तो जब ये प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रणाली चीन में विकसित हुई, उसके साथ साथ वहाँ पर प्रिंटिंग का भी बोलबाला शुरू हो गया, किताबें छपने लगी। 16वीं सदी तक परीक्षा देने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई थी, लिहाजा छपी हुई किताबों का अनुपात भी बढ़ने लगा था। 17वीं सदी तक आते आते चीन में शहरीकरण बहुत तेज़ी से हो रहा था, और इस शहरीकरण के कारण किताबों को पढ़ने वाले सिर्फ विद्वान और अधिकारी वर्ग ही नहीं थे, बल्कि व्यापारी भी रोज़मर्रा की जो अपडेट्स होती हैं उनके लिए किताबों और पत्रिकाओं का अध्ययन शुरू कर दिए थे। धीरे धीरे महिलाओं में भी इसको पढ़ने का प्रचलन हो गया, और जो अमीर महिलाएं थीं उन्होंने भी पत्रिकाओं को पढ़ना शुरू कर दिया, और कुछ ने स्वरचित काव्य और नाटक भी छापे थे। एक तरीके से देखा जाए तो मुद्रण संस्कृति का चीन में व्यापक प्रचार हो चुका था।
देखा जाए तो यह पढ़ने की जो नई संस्कृति थी अपने साथ नई नई टेक्नोलॉजी भी लेके आई थी। और 19वीं सदी के अंत में पश्चिम से मुद्रण तकनीक और मशीनी प्रेस का आयात भी शुरू हो गया। शंघाई प्रिंट संस्कृति का नया केंद्र बन गया और हाथ की छपाई की जगह अब धीरे धीरे मशीनों का प्रयोग होने लगा था। जापान में मुद्रण कला का विकास, ये हमारा अगला टॉपिक है और इसमें मैं आपसे ये चर्चा करूँगी कि चीन से आगे बढ़कर ये प्रिंटिंग की जानकारी जापान में भी पहुँची और कैसे पहुँची। बच्चों, कुछ बौद्ध प्रचारक, बौद्ध धर्म के जो प्रचारक करने वाले थे, उनके माध्यम से 768 से 770 ईस्वी के आसपास वो इस कला को लेकर जापान पहुँचे थे। आप इस पिक्चर में एक चित्र भी देख रहे हैं। और बच्चों, ये मैं बता दूं कि ये जापान की सबसे पुरानी 868 में छपी पुस्तक डायमंड सूत्र का एक अंश है, जिसमें पाठ के साथ साथ काठ पर खुदे चित्र हैं, मतलब लकड़ी पर चित्र खोदकर बनाए गए हैं। उस समय जापान में जो कवि थे या जो लेखक थे, उनके जो भी लेखन होते थे वो नियमित रूप से प्रकाशित किए जा रहे थे। और उस समय किताबें सस्ती थीं और हाथ से छपने की बजाय मशीनों से किताबें छपने लगी थीं। और जो किताबें छपती थी उसमें महिलाएं, संगीत के साज, हिसाब किताब, चाय पर जो गोष्ठी होती थी, फूलसाजी, शिष्टाचार और रसोई पर लिखी हुई किताबें होती थीं, जो पुस्तकालयों में भरी पड़ी हुई थी। यूरोप में मुद्रण का आना, ये संस्कृति चीन से होते हुए जापान और जापान से होते हुए अब यूरोप पहुंच गई थी। आप जान रहे हैं, रेशम मार्ग की चर्चा मैंने आपसे की थी कि उसी मार्ग से व्यापार भी हुआ करता था। तो चीन से रेशम और मसाले रेशम मार्ग से यूरोप आते रहे थे। ये तो एक पुरानी परंपरा थी और उसी रास्ते से ये प्रिंटिंग की जानकारी भी यूरोप में पहुंची थी। 11वीं सदी में चीनी कागज़ भी उसी रेशम मार्ग से यूरोप में पहुंचा था। हुआ क्या था कि 1295 ईस्वी में 1295 ईस्वी में मार्को पोलो जो एक नाविक था और इसने यात्रा की थी, जब वो इटली आया तो अपने साथ चीन से काठ की वुड ब्लॉक वाली छपाई की तकनीक भी ले आया था। और जब वो ये तकनीक लेकर पहुंचा तो इटली में भी किताबें छपने लगीं और जल्दी ये तकनीक पूरे यूरोप में फैल गई थी। उस समय जो विलासी संस्करण होते थे, विलासी संस्करण जो उच्च वर्ग के जो कुलीन वर्ग थे या भिक्षु संघों के लिए जो किताबें छपती थी, वो वेलम या चर्मपत्र। वेलम बच्चों, ये जानवरों के चमड़े से बनी होती थी जिस पर लिखा जाता था या छपाया जाता था। किताबों की मांग बढ़ने के कारण यूरोप भर के पुस्तक विक्रेता विभिन्न देशों में निर्यात करने लगे थे, क्योंकि सबको एक नया वर्ग पैदा हो गया था जो पढ़ने का इच्छुक था और किताबों में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा था। पुस्तक विक्रेता कई जगह पुस्तक मेले भी लगाने लगे थे और बढ़ती मांग की आपूर्ति के लिए हस्तलिखित पांडुलिपियों के उत्पादन के भी नए तरीके सोचे गए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी तक तो हम लोग ने वेलम जाना, अब ये पांडुलिपि क्या है। पांडुलिपि बच्चों उस समय पत्तों पर लिखी जाती थी। कभी कभी ताड़ के पत्ते होते थे या पीपल के पत्ते पर भी लिखा जाता था। आपने अगर पुराने सीरियल्स या पिक्चर्स देखी होंगी तो उसमें देखा होगा कि जो राजदूत अगर कोई समाचार लेके आता था तो एक अलग तरह के कागज़ पर लिखा रहता था, वही पांडुलिपियाँ हैं। लेकिन किताबों की बढ़ती हुई मांग हस्तलिखित पांडुलिपियों से पूरी नहीं होने वाली थी। लोगों की मांग बढ़ती जा रही थी किताबों के प्रति। और उधर 15वीं शताब्दी की शुरुआत में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का प्रयोग कपड़ों को प्रिंट करने, ताश के पत्ते बनाने और धार्मिक क्षेत्रों में किया जाने लगा था। 15वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप में बड़े पैमाने पर तख्ती की छपाई का इस्तेमाल करके कपड़े वगैरह बनाए जाने लगे थे। इस तरह से इस बढ़ती हुई मांग को देखकर यूरोप में एक नई तकनीक के आविष्कार की आवश्यकता महसूस हुई, जो 1430 के दशक में यूहान गुटेनबर्ग ने पूरा किया। गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस। बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था कि जब यूरोप में किताबों की
आवश्यकता बढ़ गई थी या मांग बढ़ गई थी, और उन किताबों की छपाई के लिए एक नए मशीन के आविष्कार की आवश्यकता महसूस हुई थी। और उसी के तहत योहान गुटेनबर्ग ने 1430 के दशक में छपाई प्रेस का विकास किया। ये उनका छपाई प्रेस जैतून प्रेस के मॉडल पर ही आधारित था, और इसके सांचों का उपयोग अक्षरों की धातुई आकृतियों को गढ़ने के लिए किया गया। गुटेनबर्ग ने 1448 तक अपना जो ये यंत्र था इसको पूरी तरीके से मुकम्मल कर लिया था। आप इस चित्र को ध्यान से देखिए बच्चों, ये गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस है, और इसमें जो धातुई अक्षर होते थे ये हाथ की सजावटी शैली का अनुकरण किया करते थे, और जो किताबें छपती थी उनके हाशिए पर फूल पत्तियों की डिज़ाइन बनाई जाती थी, और जो चित्र होते थे वो अक्सर पेंट कर दिए जाते थे। गुटेनबर्ग ने जो पहली बार किताब छापी थी वह बाइबल थी, और आप इसके बगल में इसका चित्र देख सकते हैं, ये बाइबल का ही है, और इसकी 180 प्रतियां बनाने में उन्हें 3 साल लग गए थे, जो उस समय के हिसाब से काफ़ी तेज़ी से छपा था। बच्चों, इस चित्र को आप जब देखेंगे ये बाइबल को, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि इसमें 2 प्रतियां एक जैसी नहीं थी, और हर प्रति का हर पन्ना अलग अलग था। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए, ये 16वीं सदी में मुद्रक का कार्यस्थल है, जहाँ पर सारे काम एक ही छत के नीचे चल रहे हैं। दाएं छोर पर कंपोजिटर काम कर रहे हैं। कंपोजिटर छपाई के लिए जो कंपोज करते थे उसी व्यक्ति को कहा जाता था। इस चित्र को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि उस समय प्रिंटिंग प्रेस कैसे काम करता था और किस तरह से किताबों की या पत्रिकाओं की छपाई हुआ करती थी। मुद्रण क्रांति और उसका असर, ये हमारा अगला टॉपिक है। बच्चों, जब मुद्रण का आविष्कार हुआ तो और किताबें छपने लगी, तो इस नए तरीके ने लोगों की ज़िंदगी बदल दी, सोचने का तरीका बदल दिया, ज्ञान के नए नए साधन सामने आ गए थे। तो इसका देखिए क्या असर पड़ता है। सबसे पहले हम देखेंगे एक नया वर्ग उभर कर सामने आता है, जिसे हम पाठक वर्ग के नाम से जानते हैं। पाठक जो पढ़ने वाला हो। छपाई से किताबों की कीमतें गिर गई थीं और बाज़ार किताबों से पट गया था। पढ़ने की नई संस्कृति विकसित हो गई थी। किताबों को और अधिक दिलचस्प बनाने और लोगों में उनके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए जो मुद्रक थे उन्होंने लोकगीतों और लोक कथाओं का सहारा लिया। इस तरह से देखा जाए तो जो मौखिक संस्कृति थी वो धीरे धीरे मुद्रित संस्कृति में प्रवेश कर गई, और श्रोता और पाठक वर्ग एक दूसरे से घुल मिल गए। इसके पहले क्या होता था कि किताबें आसानी से लोगों के पास पहुंचती नहीं थी, तो लोग आमतौर पर मौखिक संसार में जीते थे। वे धार्मिक किताबों को पढ़ते थे और उसके बारे में लोगों को सुनाते थे, और इसी सुनकर या सुनने की प्रवृत्ति से ही लोगों को उस कथानक के प्रति जागरूकता पैदा हो जाती थी। लेकिन जब मुद्रण क्रांति आई और किताबें छपने लगी, तो धीरे धीरे लोगों के मन में पढ़ने की प्रवृत्ति विकसित हुई और हमारे सामने एक नया पाठक वर्ग उभर कर सामने आया। बच्चों, जब किताबें छपने लगी थी तो धीरे धीरे लोगों ने अपने विचार आपस में एक दूसरे से शेयर करना शुरू कर दिया था, और इस आदान प्रदान की प्रक्रिया में धीरे धीरे धार्मिक विवाद होने की संभावना भी जाग रही थी, क्योंकि मुद्रण संस्कृति के प्रसार के कारण अनेक विचारधाराओं का उद्भव हुआ था। लेकिन जितनी भी किताबें छपी उनसे हर वर्ग प्रसन्न नहीं था या खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि उनके मन में ये डर था कि अगर छपे हुए और पढ़े जा रहे पर कोई नियंत्रण नहीं हुआ तो लोगों में धार्मिक और बगावती प्रवृत्ति विकसित हो जाएगी। इससे तात्पर्य ये था कि छपने पर और लोगों के पढ़ने पर तालमेल सही होना चाहिए, क्योंकि वही चीज़ें जो छपें जो समाज के हित के लिए हों या देश के हित के लिए हों। इसी के क्रम में मार्टिन लूथर ने अपना धर्म सुधार आंदोलन चलाया था, और इन्होंने अपने धर्म सुधार आंदोलन में रोमन कैथोलिक चर्च की आलोचना की थी, और उसकी आलोचना करते हुए 95 स्थापनाएँ नामक एक किताब लिखी थी, और उस किताब की जो प्रतियां हैं और विटेनबर्ग के चर्च के दरवाज़ों पर टांग दिया था। जल्दी ही लूथर के लेख प्रचलित हो गए और इसे व्यापक रूप से पढ़ा भी गया और जन समर्थन भी मिला, जिसके परिणाम स्वरूप प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई।
ईसाई धर्म में दो संप्रदाय थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, और मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च की जो कुरीतियाँ थी उनकी आलोचना की थी। जब लूथर के प्रिंट बहुत पॉपुलर हो गए और लोगों ने इसको पढ़ना शुरू कर दिया, तो लूथर ने प्रिंट के प्रति, जो प्रिंटिंग प्रेस थे उनके प्रति तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और ये कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। इसने मार्टिन लूथर ने मुद्रण संस्कृति को पूरा भरपूर सहयोग और समर्थन दिया और उसकी तारीफ भी की। मुद्रण और प्रतिरोध, बच्चों ये अगला टॉपिक है। और आपने देखा कि किस तरह से प्रिंटिंग ने मार्टिन लूथर को आगे बढ़ाया और मार्टिन लूथर ने भी उस प्रिंटिंग का समर्थन किया। लेकिन इस प्रिंटिंग का या मुद्रण का प्रतिरोध भी हुआ था। क्यों? देखिए, 16वीं सदी में इटली के एक किसान मेनोकियो ने किताबों के आधार पर बाइबल के नए नए अर्थ लगाना शुरू कर दिए। उसके ऐसे विचार थे जिससे कैथोलिक चर्च उससे नाराज़ हो गया और उसको अंत में मौत की सज़ा दे दी गई थी, क्योंकि उसके विचार बहुत ही उग्र थे। पढ़ने का जुनून, ये अगला टॉपिक है कि आखिर इस प्रिंटिंग के प्रसार के कारण जब किताबें छपने लगी थी, नए पाठक वर्ग का जन्म भी हो गया था और इस प्रिंटिंग ने हमारे धार्मिक आचार व्यवहार में भी परिवर्तन लाया था। तो एक तरीके से लोगों में पढ़ने का जुनून भी स्थापित हो गया था। 17वीं 18वीं शताब्दी में यूरोप के कई देशों में साक्षरता में वृद्धि हुई थी। उनको पढ़ने के लिए मुद्रकों ने ज़्यादा से ज़्यादा किताबें छापना शुरू कर दिया था और नए पाठकों की रुचि का ध्यान रखते हुए साहित्य छपने लगे थे। गांव में किताबें बेचने के लिए फेरी वालों को नियुक्त किया गया और वहाँ पर पंचांग के अलावा लोक कथाएँ और लोकगीत की किताबें ज़्यादा बिका करती थी। इसी के क्रम में इंग्लैंड में पैनी चैप बुक्स को बेचा जाता था। चैप बुक्स, ये किताब बेचने वालों को चैपमैन कहा जाता था और इन किताबों को जो गरीब तबका था वही पढ़ पाता था, आसानी से वो लोग खरीद पाते थे। फ्रांस में बिब्लियोथिक ब्लू का प्रचलन हुआ, जो सस्ते कागज़ पर छपी और नीली जिल्द में बंधी छोटी सी किताब हुआ करती थी। इसी तरह 18वीं सदी के आरंभ से पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हो गया, जिसमें समसामयिक घटनाओं की खबर के साथ साथ मनोरंजन भी छपने लगा था। अखबारों और पत्रों में युद्ध और व्यापार से जुड़ी जानकारी के अलावा दूर देशों की भी खबर होती थी। वैज्ञानिकों और दार्शनिकों की किताबें भी छपने लगी थी। दार्शनिकों में टॉमस पेन, वोल्टेयर और रूसो जैसे दार्शनिक थे। वैज्ञानिक में आइजैक न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों के आविष्कार थे, जिनको छापा जाने लगा था और लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जा रही थी। बच्चों, इस तरह देखा जाए तो 18वीं सदी तक लोगों की मानसिकता बन चुकी थी कि किताबें जो हैं दुनिया बदल सकती हैं, यानी दुनिया बदल सकती हैं, यानी हमारी सोच को बदल सकती हैं, हमारे समाज को बदल सकती हैं। और उस समय के समाज में जो राजशाही शासन व्यवस्था थी या तानाशाही शासन व्यवस्था थी, उसको भी बदला जा सकता है, ऐसा लोगों के मन में ये विचार आने लगा था। और ये माना गया कि किताबें ऐसा समाज बना सकती हैं जो तर्क और बुद्धि से शासन करेगा, यानी कि जो राजा बनेगा वो तर्क और बुद्धि का प्रयोग करके अपना शासन कार्य करेगा। इसी के क्रम में बच्चों, मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति को भी प्रभावित किया। और किस तरह से फ्रांसीसी क्रांति को प्रभावित किया, इसके संबंध में इतिहासकारों ने कुछ तर्क दिए हैं, जिसमें सबसे पहला तर्क ये है कि छपाई के चलते बौद्धिक चिंतकों का उदय हुआ और इन बौद्धिक चिंतकों ने अंधविश्वासों और जो पुरानी परंपराएं या रीति रिवाज थे, निरंकुशवाद था, उनका विरोध किया और विवेक के आधार पर शासन करने की मांग की थी। दूसरा है, छपाई ने वाद विवाद संवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया, क्योंकि जो तर्क की कसौटी थी उस पर सारे विचार और व्यवहार कसे जाने लगे थे और एक तरीके से सामाजिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। तीसरा है, 1780 के दशक तक राजशाही और उसकी नैतिकता का मजाक उड़ाने वाली साहित्यिक रचनाओं का प्रकाशन हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि जब फ्रांस में क्रांति हुई थी तब राजा अपने भोग विलास में व्यस्त था और जनता किस तरह भूख से बेहाल थी। राजा ने कभी भी जनता की स्थिति जानने का प्रयास नहीं किया और इस तरीके से इस मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति को बढ़ावा देने में अपना सक्रिय योगदान दिया था। 19वीं सदी अगला टॉपिक है। बच्चों, 19वीं सदी से यूरोप ने जन साक्षरता की दिशा में
काफ़ी प्रगति कर ली थी। और इसमें हम जानेंगे कि बच्चे, महिलाएं और मज़दूरों की स्थिति में क्या परिवर्तन आया था। 19वीं सदी के अंत तक यूरोप में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया था, और जब अनिवार्य शिक्षा हो गई तो उसके लिए हमें किताबों की ज़रूरत पड़ती। तो प्रकाशन उद्योग के लिए पाठ्य पुस्तकों का उत्पादन महत्वपूर्ण हो गया था। फ्रांस में 1857 तक बाल पुस्तकें छापने के लिए एक प्रेस स्थापित कर दिया गया। कुछ महिलाओं ने भी लेखन के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जिसमें जेन ऑस्टेन, ब्रांड पेने और जॉर्ज एलियट आदि थी। 19वीं सदी के इंग्लैंड में पुस्तकालयों का उपयोग सफ़ेद कॉलर मजदूरों, दस्तकारों और निम्न वर्गीय लोगों को शिक्षित करने के लिए किया गया था। जब अनिवार्य शिक्षा की बात की गई तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में भी चेंजेज आए, नए नए आविष्कार होने लगे। 19वीं शताब्दी के मध्य तक न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस का निर्माण किया, जिसमें प्रति घंटे 8000 शीट छपती थी। इसके बाद ऑफसेट प्रेस आ गया था, जिसमें एक साथ 6 रंग की छपाई मुमकिन हो पाती थी। 20वीं सदी के शुरू से बिजली से चलने वाले प्रेस हो गए थे और कागज़ डालने की विधि में भी सुधार हुआ, और इन सभी कारणों से पन्नों का रूप भी बदल चुका था। इस तरह से इन नए टेक्नोलॉजी से या तकनीक से मशीनी इकाइयों में सुधार हो चुका था, और छपाई की जो प्रणाली थी वो धीरे धीरे अपने विकसित अवस्था में पहुंच रही थी। भारत का मुद्रण संसार। बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि भारत में प्रिंटिंग का आगमन कैसे होता है। और इसके अंतर्गत सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जब प्रिंटिंग नहीं था या मुद्रण संस्कृति नहीं थी भारत में, तो उसके पहले किस पर लिखा जाता था या सूचनाओं का आदान प्रदान किन के माध्यम से होता था। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पांडुलिपियों का प्रयोग किया गया था। तो ये पांडुलिपियाँ जो थीं ताड़ के पत्तों से बनी होती थी या हाथ से बने कागज़ होते थे, और कभी कभी तो इन पन्नों पर बेहतरीन तस्वीर भी बनाई जाती थी। कुछ पांडुलिपियाँ बहुत महंगी और नाजुक होती थीं और जल्दी नष्ट भी हो जाती थीं। आपने पुराने सीरियल्स या मूवीज़ में देखा होगा, राजा महाराजाओं वाले, उसमें कि कैसे एक उनका जो राजदूत है इन पांडुलिपियों पर सूचना लेकर आते थे। पांडुलिपियों को बहुत सावधानी से रखना होता था और इन पर लिखने के तरीके भी अलग अलग होते थे, लेकिन उनको पढ़ना आसान नहीं था, इसलिए इनका जो है व्यापक रूप से इस्तेमाल नहीं होता था। बहुत कम ही या कुछ गंभीर स्थिति होती थी तभी इन पांडुलिपियों का प्रयोग किया जाता। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन। बच्चों, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग सबसे पहले 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के द्वारा गोवा में किया गया था, और इन्होंने कोंकणी भाषा में अनेक पुस्तकें छापी थी। उसी समय कैथोलिक धर्म प्रचारकों ने 1579 में कोचीन में पहली तमिल किताब और 1713 में पहली मलयालम किताब छापी थी। अंग्रेजी भाषी प्रेस ने भारत में काफ़ी देर तक इस प्रिंटिंग का ज़्यादा विकास नहीं किया था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसमें काफ़ी प्रोग्रेस किया। इसमें सबसे पहले नाम हम जेम्स ऑगस्टस हिक्की का लेंगे। इन्होंने 17वीं सदी के अंत तक बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया, और यह पत्रिका भारत में प्रेस चलाने वाले औपनिवेशिक शासन से आज़ाद थी, यानी यह निजी अंग्रेजी उद्यम थी और इसे अपनी स्वतंत्रता पर अभिमान भी था। हिक्की ढेर सारे विज्ञापन छापते थे, जिनमें दासों की बिक्री से संबंधित विज्ञापन भी हुआ करते थे, और कभी कभी अंग्रेज अधिकारियों की जो आपसी बातचीत होती थी वो भी छाप दी जाती थी। इन्हीं के इस कार्य के चलते वॉरेन हेस्टिंग्स ने हिक्की के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया था, और ऐसे सरकारी अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया जो इनकी रक्षा कर सकें। उसी क्रम में कुछ हिंदुस्तानी भी अपने अखबार छापने लगे थे, और राजा राम मोहन राय के करीबी रहे गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित बंगाल गजट बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था, और इसी से धार्मिक सुधार की प्रक्रिया भी तेज हुई, और इन प्रक्रियाओं पर सार्वजनिक बहसें भी आरंभ हो गई थीं, क्योंकि उस समय जो 18वीं सदी की शुरुआत से धार्मिक मुद्दों का बाज़ार बहुत गर्म था। छपी हुई पुस्तिकाओं और पत्रिकाओं ने नए विचारों का सूत्रपात किया था, लोगों में नई नई विचारधाराओं का विकास हो रहा था, और इसी समय समाज में धर्म सुधारकों तथा
हिंदू रूढ़िवादियों के बीच सती प्रथा, एकेश्वरवाद, ब्राह्मण पुजारी वर्ग और मूर्ति पूजा जैसे मुद्दों को लेकर वाद विवाद तेजी से चल रहा था। 1821 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी नामक अपनी पत्रिका प्रकाशित की, जिसके विरोध में रूढ़िवादियों ने उनके विचारों को टक्कर देने के लिए समाचार चंद्रिका का सहारा लिया था। उत्तरी भारत में भी 1867 में स्थापित देवबंद सेमिनरी ने मुस्लिम पाठकों को दैनिक जीवन जीने के तरीके और इस्लामी सिद्धांतों की उपयोगिता को समझाने के उद्देश्य से अनेक पत्र जारी किए। इस एक तरीके से देखा जाए तो हिंदू और मुस्लिम वर्ग दोनों की ही पत्रिकाएं छपनी शुरू हो गई थी और अपने अपने जन समुदाय को लोगों को शिक्षित और प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा था। हिंदुओं के बीच में छपाई से खास तौर पर स्थानीय भाषाओं में धार्मिक पढ़ाई को काफ़ी बल मिला था। उसी समय 16वीं सदी की किताब तुलसीदास का जो रामचरितमानस है, उसका पहला मुद्रित संस्करण 1810 में कोलकाता से प्रकाशित हुआ। लखनऊ के नवल किशोर प्रेस और मुंबई के श्री वेंकटेश्वर प्रेस से अनेक भारतीय भाषाओं में अनगिनत धार्मिक किताबें छपने लगी थीं। प्रकाशन के नए रूप। बच्चों, ये इस टॉपिक में हम जानेंगे कि जो किताबें छप रही थी उनके जो प्रकाशक थे या उनका जो प्रकाशन था वो किस तरीके से इन किताबों को जनता के सामने ले आ रहा था। प्रिंटिंग प्रेस के विकास से प्रकाशन के क्षेत्र में नए नए लेखन की आवश्यकता महसूस हुई। यूरोप में उसी समय उपन्यास नामक साहित्यिक विधा प्रचलित हुई। उपन्यास के अतिरिक्त अन्य साहित्यिक विधाएं जैसे गीत, कहानियाँ, सामाजिक राजनीतिक विषयों पर लेख, एक तरीके से ये सभी पाठकों की दुनिया का हिस्सा बन गए थे, यानी लोगों की जागरूकता बढ़ गई थी। धीरे धीरे महिलाएं भी मुद्रण में आगे आने लगी थीं। 19वीं सदी में जब शहरों में स्कूल स्थापित होने लगे तब महिलाओं को भी शिक्षा के लिए स्कूल भेजा जाने लगा था। कई पत्रिकाओं का संपादन या लेखन भी महिलाओं ने किया था और कई महिलाओं ने भी नारी शिक्षा की आवश्यकता को रेखांकित। प्रिंट और गरीब जनता, ये हमारा अगला टॉपिक है। और बच्चों, 19वीं शताब्दी के अंत तक मद्रासी शहरों में किताबें सस्ती हो गई थीं और जो गरीब वर्ग थे उनके लिए भी ये आसानी से उपलब्ध होने लगी थी। 20वीं सदी के आरंभ से सार्वजनिक पुस्तकालय खुलने लगे थे, लेकिन ये पुस्तकालय अक्सर शहरों या कस्बों में होते थे या कभी कभी संपन्न गांव में भी इनकी व्यवस्था थी। जो किताबें छप रही थी उसमें जाति भेद से संबंधित पत्रिकाओं का भी प्रकाशन शुरू हो गया था। इसी क्रम में ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी पुस्तक में जाति प्रथा के अत्याचारों पर प्रकाश डाला था। महाराष्ट्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मद्रास में ईवी रामास्वामी नायकर ने भी जाति प्रथा का विरोध किया। एक तरीके से ये मीडिया जो है या प्रिंटिंग प्रेस जो है उस समय विचारों के आदान प्रदान का सबसे मजबूत स्तंभ बनकर सामने आए थे। प्रिंट और प्रतिबंध। बच्चों, जब ये प्रिंटिंग प्रेस का इतना प्रचलन हुआ था तो उस समय भारत में अंग्रेज़ों का ही शासन था और इसी के तहत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय ने 1820 के दशक तक प्रेस की आज़ादी को नियंत्रित करने वाला कुछ कानून पास किया था और कंपनी ने भी ब्रिटानी शासन का उत्सव मनाने वाले अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया था। 1835 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को अंग्रेज़ों और स्थानीय समाचार पत्रों के संपादकों द्वारा कुछ याचिकाएं प्रस्तुत की गई थीं और वह प्रेस कानूनों को संशोधित करने के हो गए। उदारवादी औपनिवेशिक अफसर टॉमस मैकाले ने पहले की स्थिति को बहाल करते हुए कुछ नए कानून बनाए और एक तरीके से प्रतिबंध जो है धीरे धीरे कम किया गया। लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद, जिसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, ब्रिटिश सरकार का रवैया बदल गया। अंग्रेज़ों ने उचित प्रतिबंध लगाने की मांग की और 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया गया। इसके अंतर्गत अखबारों को बंद करने तथा मशीनों को छीनने का प्रावधान शामिल था। इसमें सरकार को भाषाई प्रेस में छपी रिपोर्ट और संपादकीय को संसद करने का अधिकार मिला था। एक तरीके से देखा जाए तो भारतीयों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया था। लेकिन इस दमन की नीति के बावजूद राष्ट्रवादी अखबार देश के हर कोने में फैलते गए और इसका विरोध करते हुए बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पत्रिका केसरी में इसके बारे में इसका वर्णन भी किया।
बाल गंगाधर तिलक को इसके लिए गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में व्यापक विरोध हुआ और जन आंदोलन हुए थे। इस तरह से बच्चों आपका ये लेसन आज ख़त्म होता है और मैं ये आशा करती हूँ कि आपको मुद्रण संस्कृति समझ में आ गई होगी। इसी से संबंधित मैं कुछ आपको अभ्यास प्रश्न भी दे रही हूँ, जिन्हें आप समझते हुए अपनी कॉपी में लिखेंगे और अपने नोट्स बनाते हुए परीक्षा के लिए अपनी तैयारी भी करते रहेंगे। बच्चों ये प्रश्न हैं, जैसे मुद्रण क्रांति क्या थी, चैप बुक्स क्या थी, जापान में मुद्रण प्रौद्योगिकी का कब और किसने सर्वप्रथम प्रचलन किया, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन कब और किसके द्वारा हुआ, चीन में मुद्रण की प्रमुख विशेषताएं बताइए, और लास्ट का क्वेश्चन है, यूरोप में मुद्रण संस्कृति का विकास कैसे हुआ। बच्चों इन 8 प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसे याद करने की कोशिश करेंगे। आप सभी का बहुत